अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज का हॉट टॉपिक है आईनी तरमीम का मामला, और ये सिर्फ आज का नहीं है, गुज़श्ता 2 रोज़ से हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि ये मामला किसी नहज पर पहुंच जाए और इसका कोई हल निकल आए। इसके लिए हम देख रहे हैं कि भाग दौड़ लगी है। ऑपोजिशन हुकूमती अरकान से और JUIF से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जिसमें बड़ी हुकूमती इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो खास तौर पर अपनी नंबर गेम को पूरा करने के हवाले से खासे फिक्रमंद नजर आते हैं। आईनी तरमीम का मामला बहुत ही सेंसिटिव है। इसके अंदर जो आईनी मुसवदे की बात हो रही थी कि मुसवदा शेयर नहीं किया गया, तो हम उस पर बात कैसे करेंगे, लेकिन अब ये मुसवदा भी सामने आ गया है। इसमें बहुत सी ऐसी सेंसिटिव चीजें हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। आज के शो में हम अपने मौजूद मेहमानों से इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स की हम राय भी लेंगे, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे हमारे पॉलिटिकल रहनुमा भी, और उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन आज पूरे दिन की क्या कार्रवाई रही, इस कार्रवाई का क्या अहवाल रहा, डेवलपमेंट क्या अब तक हुई, सबसे पहले हम उस हवाले से ये रिपोर्ट देख लेते हैं। गफूर हैदरी भी नाराजगी का इजहार कर गए। कल होने वाले इजलास मुतादिद बार मुलतवी होते रहे। इजलास का वक्त पहले 11, फिर 4 और फिर रात 12 बजे तक मुलतवी किया गया। पहले विफाकी काबीना इजलास बिना किसी पेशरफ्त के मुलतवी किया गया। आईनी तरमीम को पहले काबीना की जानिब से मंजूर किया जाना था, जिसके बाद दोनों ऐवानों में पेश किया जाता, लेकिन काबीना इजलास मुलतवी होते ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि आईनी तरमीम का ऊंट किसी करवट नहीं बैठ सकेगा। कौमी असम्बली का इजलास महज 2 मिनट ही चलाया गया, जिसके बाद उसे भी मुतादिद बार मुलतवी किया गया। बाद अज़ां इजलास को एक बार फिर नए वक्त पर करवाने का फैसला किया गया। इसी तरह सेनेट इजलास भी कई बार वक्त बदलने के बावजूद रात 12 बजे तक भी न हो सका। सेनेट से बाहर जाते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौलाना फजलुर रहमान का साथ न देने का शिकवा कर दिया। दूसरी जानिब मौलाना गफूर हैदरी ने मुतादिद बार मुलतवी होने वाले इजलासों के बाइस हुकूमत को ही हर सतह पर नाकाम करार दे दिया। मौलाना गफूर हैदरी ने नंबर्स न पूरे होने पर इजलास मुश्किल करार दे दिया। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि हुकूमत की अब तक की जो कोशिशें हैं वो बारआवर साबित नहीं हुई। मुतादिद बैठकें हुई, लेकिन सबसे बड़ी जो रुकावट है मौलाना फजलुर रहमान को मना नहीं सकी हैं जमातें। अब आईनी तरमीम को पार्लियामेंट में पेश करने की जो कोशिश थी उसे भी मुलतवी कर दिया गया। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है JUIF के सीनियर रहनुमा कारी उस्मान साहब, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं मजीद इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। सर, आपको आवाज आ रही है? मोहतरमा, आपकी आवाज बिल्कुल आवाज मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि आप क्या फरमा रही हैं। अच्छा, आपकी आवाज ऑडियो प्लीज चेक कर लें टीम इसको। और सर, आपसे सवाल ये है कि अभी तक हुकूमत जितनी भी कोशिशें जी आप अगर मेरी आवाज आप समझ रही हैं तो आपकी आवाज समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, हम आपको दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। कारी उस्मान साहब को आप प्लीज दोबारा कनेक्ट करिए और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अभी हम अपने नाज़रीन को बता देते हैं कि जो अभी तक आईनी तरमीम के हवाले से डिटेल्स गैदर हो सकी हैं, उसमें आइंदा चीफ जस्टिस के तरीक़ाकार को तब्दील करने के हवाले से कुछ डिटेल सामने आई हैं, जिसके तहत सीनियर तरीन 3 जजेस में से कोई एक आइंदा चीफ जस्टिस तैनात किया जाएगा। इसके साथ साथ आईनी मुकदमात की समाअत के लिए भी आइंदा आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ है। विफाकी आईनी अदालत के क़याम का मामला सबसे बड़ा है। अब मौलाना फजलुर रहमान किन इस्लाहात की बात करते हैं, किन तब्दीलियों की बात करते हैं, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि ये जो डेडलॉक बरकरार है, उनका कहना इनिशियली ये था कि वो किसी भी सूरत हुकूमत से इत्तेहाद नहीं करेंगे इस मामले पर। और इस वक्त हुकूमत उस सिचुएशन में है। वैसे तो कहा जा रहा है कि अंडर द टेबल नंबर्स कंप्लीट हैं, हुकूमत को किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन फैक्ट ऐसा नहीं है। और हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि अभी जो ज़ोर शोर से मुलाकातें हो रही हैं और नंबर गेम को पूरी करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो तरीका सही हो या गलत हो, उसमें मौलाना साहब हमेशा की तरह एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। अभी उनके हवाले से भी हम जानेंगे, खुद उनकी जमात से ही, कि क्या ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या ऐसे इस्लाहात हैं जिस पर मौलाना साहब बात करना चाहते हैं। क्या वो इन्हीं तकर्रियों का मामला है, और इसके साथ साथ जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को यकजा करके कमेटी बनाने की भी तजवीज़ इसके अंदर शामिल है। इन तमाम तजावीज़ के हवाले से JUIF का वाज़े मौक़िफ़ है, और जब तक उस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो उनके हवाले से अभी कहा जा रहा है कि वो उस बात तक नहीं आएंगे। अभी हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है कादिर खान मंदोखेल साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम।
सर आप खैरियत से हैं? सर आज हम बात करें आईनी तरमीम के मामले पर। डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बहुत ही लाउडली इस बात को कर रही है, कन्फेस भी कर रही है, इसके ऊपर जोर भी दे रही है। अभी हमारी नज़र से कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो भी गुजरे हैं। अब पीपल्स पार्टी कहाँ पर खड़ी है? वो हुकूमत के साथ इस आईनी तरमीम के मामले पर क्या हर सूरत में साथ चलेगी? और जो नंबर गेम का मामला है उसके ऊपर कहीं पोजीशन वीक होती हुई नज़र तो नहीं आ रही? देखिए, पहले तो आपको मैं प्रोसीजर बता दूं असम्बली का। असम्बली में कोई हुकूमती या प्राइवेट मेंबर जो है ना या अपोजिशन को बिल आती है तो वो पहले सबसे पहले तो टेबल होती है, उसके बाद फिर उसके ऊपर डिबेट शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे हुकूमत कोई बिल ला रहे हैं कि भाई ये अदालतें सारे खत्म करो, तो उसके ऊपर डिबेट होती है भाई क्यों खत्म करें, अगर खत्म कर ले तो फिर अल्टरनेट क्या है। मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, तो इस टाइप की जो बिल होते हैं उसके ऊपर डिबेट होती है। अभी वो टेबल हुई नहीं है और तजज़िये और तबसरे और सारी चीज मौजूद है, लेकिन एक कानून के तालिब इल्म की हिस्से से मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, हमारा जुडिशल सिस्टम दुनिया में 141 नंबर पे है। क्यों? हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच है, पहले तो होती थी 3 रुकनी बेंच, 5 रुकनी, 7, 9, 11। अब इमरान खान साहब का दावा है फुल से पहले कोई बात ना करो, सारे के सारे जजेस तो आप एंगेज रहते हो सियासी केसेस में। तो ये बताओ जो 60,000 केसेस आम आवाम के जो पेंडिंग है सालों से, उसको कौन सुनेगा? 18 से 20 लाख लोअर कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, उसको कौन सुनेगा? यानी एक जो जायदाद का केस है, जो 5 मिनट का केस, आप किसी भी मुफ्ती के पास चले जाए कि ये हमारी बहन भाई है, ये हमारी जायदाद है, वो आपको 5 मिनट के अंदर आपको फतवा दे देगा ये जायदाद इस तरह बंटवारा करे। हमारे अदालतों में यहाँ दादा केस करता है तो पोता जाके उसको सॉल्व करता है। तो ये सारी चीजों के लिए एक कानूनी, एक आईनी जो तरमीम लाई जा रही है उसके ऊपर डिबेट होगा। डिबेट के बाद मैं आपको 1000 मिसालें दे सकता हूँ। जो 28 साल बाद मैंने एक शख्स को पहली मर्तबा अदालत में पेश करा है। इस तरह एक 23 साल बाद एक जब बच्ची पैदा हुई है अब्बासी शहीद अस्पताल कराची में गुम हुई है और 23 साल केस चलता रहा आगा खान हॉस्पिटल में डीएनए टेस्ट के बावजूद। तो ये क्या है? और फिर यहाँ पे जो जजेस का अपॉइंटमेंट है, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई भांजा है, कोई भतीजा है, या किसी जज का या रिटायर्ड जज के जूनियर है, उसके चैम्बर का वो जज बनते हैं। ये जो 4.5 लाख वकील है, ये कोई गरीब का बच्चा भी कोई मेरिट पे आ सकता है। और इसी वजह से मैंने पीटीआई के दौर में एक बिल सबमिट किया था और सब ने अप्रिशिएट किया, मगर पीटीआई के दौर के वजीर कानून ने टाल मटोल से काम लेते हुए नहीं पास होने दिया है। पीडीएम की हुकूमत आई, तमाम मेंबरान एग्री थे, वजीर कानून जो मौजूदा आजम दरार से नहीं होने दिए। तो हम ये कहने चाह रहे हैं कि जब एक चपरासी की नौकरी के लिए आप जात नस्ल जबान पूछते हो, 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, टेस्ट लेते हो, एक हाई कोर्ट के जज डायरेक्ट क्यों लेते हो? जब लेते हो तो यही हाल है जो दुनिया में 141 नंबर पे। तो इस टाइप की कानून साजी अगर हो जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। बहुत सारी मिसालें हमको दे सकता हूँ। लेकिन मंदोखेल साहब, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट नहीं है, क्योंकि दूसरी जानिब हम डिफरेंट नुक्ता और भी देखते हैं इसके अंदर जो शामिल हैं, शिकी और भी शामिल हैं। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट है, खास तौर पर हम अदलिया की बात कर लेते हैं, तो अब ये भी कुछ बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि इस तरह से तो अदलिया को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अदलिया तो अभी पैरेलल हुकूमत चला रही है ना, अदलिया को तो अपने काम से काम रखना चाहिए। प्याज का भाव क्यों कम है, इसको ज्यादा होना चाहिए, क्यों ज्यादा है, कम होना चाहिए। पेट्रोल का भाव क्यों ज्यादा है, कम होना चाहिए। फिलहाल तो बात ये होता है ना कि ये तो अदलिया तो हुकूमत के पैरेलल काम कर रही है, तो उनको ये जो अगर पैरेलल वो काम कर रही है, सो मोटो ये वो सारा, तो फिर ये अदलिया कौन चलाएगी? ये जो दुनिया में 141 नंबर है, ये कोई एजाज वाली बात नहीं है। क्यों है? इन्हीं वजह से सुप्रीम कोर्ट का पूरे बेंच जो है ना वो पीटीआई के केसेस में और फला केसेस में जो है ना वो बैठी रहती है, एक हफ्ता बैठी रहती है। तो आप मुझे बताओ केसेस कौन चलाएंगे? और अगर इसी हिसाब से पीपल्स पार्टी की रुक ने करारदाद पेश किया था असेंबली में, क्यों ना एक आईनी अदालत बनाई जाए ताकि ये जो सियासी केसेस है वो सुने, बाकी जजेस जो है ना वो दूसरे जो मुकदमात आम लोगों के वो सुने। आइन का आर्टिकल 177 में यह कहा जाता है कि एक वकील की अगर 15 साल तजर्बा है या एक हाई कोर्ट का जज जो 5 साल से हाई कोर्ट का जज हो, आप उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बना सकते हो। दूसरा आर्टिकल है 182, उसमें यह कहा जाए कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र में अगर वो रिटायर हो जाए और फिर 3 साल के अंदर जो ना वो अंदर होते हुए उसको आप एडॉप्ट जज ले सकते हैं, यानी 65
और 3 साल 68 साल, साल 2 साल के लिए आप एडॉप्ट लेंगे तो ये 70-71 साल हो गए। तो क्यों ना इसकी बजाय आप इन्हीं जजेस की उम्र बढ़ा दे 68 साल, हाई कोर्ट की बढ़ा दे 65 साल, ताकि आइंदा 3 साल तक आपको किसी हेडॉक जज की यानी 70-71 साल के बुजुर्गों को आपको जज लेने की जरूरत ना पड़ जाए। तो इसमें क्या गलत है, इसके ऊपर डिबेट हो जाए। अगर आप क्वेश्चन कहते नहीं जी ऐसा नहीं ऐसा करे तो डिबेट हो जाए, तो डिबेट होना जरूरी है। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? मंदोखेल साहब, आपसे कुछ और भी क्वेश्चन है इस हवाले से, अभी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। वेलकम करते हैं सीनियर कानूनदार है आफ्ताब बाजवा साहब, उनसे हम कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अभी हम बात कर रहे हैं इसी आईनी तरमीम के मामले पर। पहले तो ये कहा जा रहा था कि जो मुसवदा शेयर नहीं हुआ, तो अगर आपकी नज़र से ये मुसवदा अभी गुजरा है और इसके अंदर जो पॉइंट्स शामिल किए गए हैं, खुसूसी तौर पर हम बात कर रहे हैं अदलिया के किरदार को लेकर, जजेस की तैनाती का मामला है, वफाकी आईनी अदालत के क़याम का मामला है, तो इसके ऊपर हमें बहुत आसानी से जो हमारी भी समझ में आए और देखने वालों की भी समझ में आए कि क्या चीज़ें हैं जो बेहतर होने जा रही हैं, जिन चीज़ों से अदलिया में, जिस तरह हम बात करें, मंदोखेल साहब भी फरमा रहे हैं कि 114वां नंबर है जो कोई काबिल फख्र बात है नहीं, तो इसकी कयाम के बाद, इसके नाफिजुल अमल होने के बाद कौन सी चीजों में हम बेहतरी देखेंगे, कौन सी चीजों में हमें थोड़ी आसानी होगी, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी नहीं? सबसे पहले तो गुजारिश ये है, ये मसवदा कहां से आया, ये एक सवाल है। कल वज़ीर कानून से जब पूछा गया कि मसवदा आपके पास है, उसमें क्या कुछ है, उसने कहा अभी मुझे वो नहीं मिला। अच्छा। इसी तरह जब ये फजल रहमान साहब के पास जाते हैं रात को 8:30-9 बजे, फजल रहमान के जो मौलाना हैदरी साहब हैं वो बाहर निकल के बताते हैं कि जी अभी तो हमें वो कानून ही नहीं बताया गया जिसने तरमीम करनी है, तो लिहाजा जब तक हमारे सामने वो कानून आता नहीं हम क्या बात करेंगे। लेकिन आज क्योंकि ये वो जो कानून में तरमीम करना चाहते हैं वो लीक हो गई है और उसको हम सब लोगों ने पढ़ा भी है और देखा भी है। ये सीधी सीधी अदालत जजेस को ब्लैकमेलिंग और आसान करने के लिए ये एक मसौदा तैयार किया गया है। हमने जो पढ़ा है, हम बुखला ने, हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि ये तमाम के तमाम मामला जो हैं ये एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आ जाए, अदलिया भी एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आ जाए। अच्छा। ताकि ये अदलिया बोल ना सके, कोई जज इंसाफ पे मबनी फैसले ना कर सके, जो ये पॉलिटिशियन या जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है उस तरह के फैसले हों। आफ्ताब साहब, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मंदोखेल साहब फरमा रहे हैं कि अभी इन चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ज्यादा बेहतर करने के लिए, परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए ये तरमीम लाई जा रही है। दूसरी जानिब आप फरमा रहे हैं कि ये तो अदलिया पर हमला है, जजेस की जबानबंदी करने की कोशिश की जा रही है इसके जरिए। जी, अगर इन्होंने ये कानून को बेहतर करना था तो कम से कम 15-20 दिन पहले ये जो है वो मसौदा तमाम मेंबरान को दिया जाता है ताकि वो तैयारी करके आए। आइन के अंदर आपने अमेंडमेंट करनी है। ये रात को चोरी छुपे डाका जो डालने की कोशिश की जा रही थी वो रात इनकी नाकाम हो गई है। जो ये बात इनकी बदनीयती तो यहाँ से ही साबित हो गई कि इन्होंने रात को डाका डालने की आइन पे कोशिश की। अगर इनको ये कम से कम मुखलस होते मुल्क के साथ, तो जो MNA MPs जो सेनेटर्स हैं उनको पहले बता देते कि ये एक तरह हम करना चाहते हैं, इस पे अपनी राय दें। ये राय थोपना चाहते थे, अपनी राय लेना नहीं चाहते थे जो सेनेटर या जो MNAs हैं। लिहाजा इस तरह के कवानीन जो है ना बनते हैं ना इम्प्लीमेंट होते हैं और दूसरे दिन ही सुप्रीम कोर्ट से उठ जाते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक नई सुप्रीम कोर्ट बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसको कहते हैं। ये समझ से बालातर है। ये कर कह रहे हैं कि सदर साहब उस चीफ जस्टिस को बनाएंगे, फिर वो चीफ जस्टिस और सदर मिलकर आगे जजेस की तैनाती करेंगे। ये कौन सा तरीका है? जब एक बन चुकी 18वीं तरमीम में आ चुका, जुडिशियल कमीशन बन चुका और उस पर सारा कुछ सब मामला तमाम मुतफिका तौर पर मजबूत जो है जो तरामीम मंजूर हुई उन पे आइन के अंदर ये सब कुछ आ चुका था। अब ये चोरी छुपे इन हालात में ये जो कुछ कर रहे हैं ये सिर्फ फॉर्म 47 के मुतहब नुमाइंदों को बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है ताकि इस तरह की कानून साजी करके अपने जज ला के अपने ही तशरीह कर ली जाए। हालांकि 1 मिनट के लिए हम आपकी इस गुफ्तगू को मंदोखेल साहब की जानिब भी थोड़ा सा राउट करना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दें। रोटे बन जाते हैं, ये जो बुकाऊ माल है हमारा मुल्क को बेचने पे लगे हुए हैं, ये सियासतदान है, इनका रास्ता रोकने के लिए उन्होंने 2 दिन पहले ये जजमेंट दी है कि जो भी शख्स फ्लोर क्रॉसिंग करेगा वो ना उसका वोट कंसीडर होगा ना ही वो उस पार्टी का मेंबर रहेगा और डिसमेंबर हो जाएगा। तो लिहाजा मैं समझता हूं उन कवानीन पे जिन पे ऑलरेडी
कानून मौजूद है, अदालतें अपने फैसला कर चुकी हैं, उनमें तरमीम करने की जरूरत नहीं है। ये अवाम के लिए तरमीम जरूर करें, अवाम की खुशहाली और बेहतरी के तरमीम करें। ये IPP केस क्यों नहीं खोलते, ये गंदम स्कैंडल क्यों नहीं खोलते, असेंबली में क्यों नहीं लाते, ये क्यों लोगों का खून निचोड़ रहे हैं? अब ये कानून का खून निचोड़ने के पीछे लगे हुए हैं ताकि कानून में इतनी सख्त ना रहे कि कोई इनको पूछ सके। इन सियासतदान करप्ट ये जीरा प्लेट और ये जो बनारसी ठग लोग हैं, इनको को पूछने वाला कोई ना हो। बाजवा साहब हमारे साथ अपने चाहे अपने करते रहें, अपने चोरियां। बाजवा साहब हमारे साथ कादिर खान मंदोखेल साहब भी मौजूद हैं, हमें उनसे भी गुफ्तगू करनी है। मंदोखेल साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी बाजवा साहब की, खासे नाराज भी हैं और वो एक मरतबा फिर वही बात दोहरा रहे हैं जो मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरू में की थी, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर आपको आवाज आ रही है? चुप हो जाए तो मैं बोलूं। बाजवा साहब प्लीज, हमें उनका भी स्टैंस लेना है, उनसे भी गुफ्तगू करनी है, मंदोखेल साहब से भी। देखिए मोहतरम बाजवा साहब जो फरमा रहा है, मैं असेंबली का रुकन रहा हूं, मुझे पता है कानून ऐसा कोई नहीं है कि 15-20 दिन मेंबरान को दिया जाता है। PTI के दौर में जब मैंने हल्फ उठाया था तो असेंबली के इजलास के शुरू होने के बाद 2 मिनट पहले दिया जाता था। अच्छा। तो मैं उस वक्त भी सवाल करता था कि 2 मिनट में मैं क्या पढ़ूंगा। तो ये तो एक जो पहले से एक उसूल आ रहा है वो है नंबर एक बात। ठीक। दूसरी बात ये कि जो फर्दन मेंबरान को बिल वैसे नहीं दिया जाता है क्योंकि जो पार्लिमानी लीडर है, मिसाल पीपल्स पार्टी है, उनके 69 मेंबर है, 69 मेंबर ने राय नहीं दी, हमारी क़यादत ने जो फैसला किया वही होगा। इस तरह PTI के जो लोग हैं वो PTI का क़यादत जो फैसला करेंगे वो होगा। इस तरह जो पार्लिमानी क़यादत होती है वो डिस्कशन करती है और फिर ओपन डिबेट के लिए जब असेंबली के फ्लोर पे टेबल होता है फिर हर शख्स अपना अपना राय देता है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये जो बाजवा साहब फरमा रहे हैं फॉर्म 47 फलाना, ये बाजवा साहब से मैं ये सवाल करूं, ये जो जजेस हाई कोर्ट के अपॉइंट हो रहे हैं वो ये हर चीफ जस्टिस के मनपसंद लोग अपने चैम्बर के लोगों को वो चूज करते हैं, फिर ये जुडिशल कमीशन को भेजते हैं, फिर जुडिशल कमीशन से पार्लिमानी पार्टी जो होती है जो असेंबली की वो रबर स्टैंप के तौर पे ये साइन दो। ये इफ्तिखार चौधरी ने गन पॉइंट पे उस वक्त 18वीं तरमीम में उस वक्त की पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ब्लैकमेल करके ये कानून पास करा है। आप मुझे बताओ, एक चपरासी की नौकरी के तो छोड़े, आप एक 17 ग्रेड की मजिस्ट्रेट जब अपॉइंट करते हैं उसके लिए बकायदा रिटन टेस्ट होता है, उसके लिए बकायदा इंटरव्यू होता है, उसके लिए बकायदा उसकी सारी चीजें दिखी जाती है। एक हाई कोर्ट का जज चैम्बर के लोगों के चाचे मामे भांजे भतीजे लेते हैं, क्यों? क्या ये 4-4.5 लाख जो वकला पाकिस्तान में, क्या किसी गरीब का बच्चे का हक नहीं है कि वो हाई कोर्ट का जज बने? इसीलिए इस तरामीम में जहां तक मैंने सुना है वो ये है कि एक फर्द वाहिद चीफ जस्टिस सूबे का नाम नहीं रिकमेंड करेगा बल्कि 5 सीनियर जो जजेस है वो रिकमेंड करेंगे। तो ये तो फिर ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया ना, वाला बेहतर है या 5 जज भेजेंगे वो बेहतर है? नंबर एक बात। अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो बाजवा साहब ने मिक्स कर दी है ये सारी चीजों को, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसी वजह से तो ये डिबेट के लिए जो असेंबली के फ्लोर पे टेबल हो जाएगा, फिर ये सब मेंबरान के पार्लिमानी ग्रुप के PTI की जमीयत के सब के उसमें जो ना फिर वो होगी कि ये कानून ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, फिर ये जाके फाइनल होता है, फिर तजावीज होते हैं, कुछ मुस्तरद होते हैं, कोई रिजेक्ट हो जाता है। तो इस तरह नहीं है जो एक मसौदा हुकूमत मान नहीं रही है। वजीर कानून ने आज असेंबली के फ्लोर पे कहा मैंने नहीं पढ़ा, तो बाजवा साहब ने कहां से पढ़ लिया है? पता नहीं किसने कोई चीज बना ली है। आपको पता है हमारे सोशल मीडिया एक झूठ का पलंदा है और इसी वजह से हो गया और सब डिबेट शुरू हो गए उसके ऊपर। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अभी तक आपसे सवाल ये मंदोखेल साहब कि अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, अभी कुछ देर पहले ही मौलाना साहब से दोबारा मुलाकात हुई है, बिलावल साहब की, और उससे पहले आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा की भी, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? मना सकेंगे मौलाना साहब को? बहुत ज़रूरी है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस आईनी तरमीम के पास होने में। देखिए, मौलाना साहब को राजी करने से पहले हम खुद तो राजी हो जाए। अच्छा। हमारा बिलावल साहब का सिर्फ इतना ही इशू है कि मौलाना साहब के सामने कि आप अपनी तजावीज किस तरह होना चाहिए, ठीक, हम अपनी तजावीज देंगे, नून लीग का अपना एक मसौदा होगा जो भी होगा। तो सवाल ये कि ये जब आप सर जोड़ के बैठेंगे कि ये फलां शिट सही नहीं है, फलां शिट सही है, तब क्या क्या होगा? इस तरह हवा में तीर चलाना और लॉयर कन्वेंशन बुलाना हमारी लाशों के ऊपर गुजरेंगे, तो ये सारे लॉयर PTI के है क्या? उसमें पीपल्स पार्टी के लोग नहीं है क्या? उसमें नून लीग के नहीं है, जमीयत के नहीं है?
तो ये मेरी लाश के ऊपर गुजरेगा, क्योंकि नया नया ताजा जो है ना वो अमित खान साहब सेनेटर बने हुए, तो वो अपनी रोजी रोटी हलाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। मैं वकील हूँ, 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ। जो मुझे कानून समझ में आएगा मैं उस पर ओपिनियन देगा। मैं किसी के लिए अपना लाश बिछा के नहीं करूंगा। और हामिद खान से पूछना चाहिए, आप कहां थे जब वो जाके इफ्तिखार चौधरी ने वन पॉइंट पे ये कानून पास करा है? ये चाचे मामे भांजे भतीजे के जो अपॉइंट होते हैं। दुरुस्त बात है। मंदोखेल साहब, अभी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा गजाला सैफी साहब हमें ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। हम बात कर रहे हैं ये मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मामले पर। अभी तक जो 3 अहम तरीन चीज़ें जो हैं तरमीम के हवाले से मैडम वो सामने आ गई हैं, और सबसे पहले जो है वो सीनियर तरीन जजेस की तैनाती का मामला है, और उसके साथ साथ जो एक वफाकी आईनी अदालत के क़याम का मामला है, इसके ऊपर काफ़ी हम देख रहे हैं डिफरेंसेस हैं और उस तरह से हम मुत्तफिक होते हुए नहीं देख रहे। साथ साथ अदलिया के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी हमने लॉ एक्सपर्ट आफ्ताब बाजवा साहब से भी बात की, वो भी नाराज़ हो रहे थे। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या स्टैंड है और क्या पोजीशन है अभी? देखिए, आप ये खुद देख लीजिए कि स्ट्रोक ऑफ पेन पे 2011 में ये अमेंडमेंट मंजूर हुई है, और अब इसके बाद खुद यही लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और अब इनके पास लोग नहीं इनको मिल रहे। इन्होंने तो चाहा था जल्दी जल्दी इतवार को इजलास बुला के इसको कवर कर दें और बस इसको एक्सेप्ट हो जाएगी, मगर हुआ ऐसा नहीं। देखिए, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। इसमें ना किसी बंदे का हाथ है, ना आप कितनी भी कोशिश कर लें। अब वही वाला खेल शुरू हो चुका है जो हमेशा होता है कि इसको राजी करना, इसको खरीदो, इसको बेचो। तो ऐसा मामला इनके हाथों से अब निकल चुका है। कोशिश के बावजूद ये वो नहीं कर पा रहे जो इनके प्लान्स थे। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह पे अटल है, जो भी उनके फैसले हमारे, और उस पर हम बच नहीं हो रहे, ना ही मौलाना साहब अभी बच होते दिखाई दे रहे हैं। तो जो अब देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। काफी लुत्फानंदोज हो रही हूँ मैं तो इस मामला के साथ, और इस कदर गर्मा गर्मी नजर आ रही है कि ऐसे ये अमेंडमेंट जो है वो पूरे कानून की बालादस्ती के लिए सिर्फ एक यही अमेंडमेंट जरूरी हो गई है, जिसके अंदर और फिर ये कहा भी जा रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा मजा का खेल किस्म का स्टेटमेंट था कि जी हम इसको अपना पर्सनल एजेंडा नहीं बनाएंगे, अपने पर्सनल गेन्स की नहीं करेंगे, जबकि 100% अपने पर्सनल गेन्स ही का मामला है, और कोशिश के बावजूद ये वो गेम नहीं ले पा रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। हाँ जी, लेकिन गजाला साहब हुकूमत तो अभी पीछे नहीं हटी ना, कोई चीज छुपी भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी हुकूमत तो पीछे नहीं हटी। 10-12 दिन के बाद ये मामला दोबारा असेंबली फ्लोर पर आएगा और दोबारा से इसके ऊपर डिबेट होगी, और इसका ऑब्वियसली कोई ना कोई हल निकलेगा। वो हर हाल में इसको पास करवाने की भी कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी है, वो मौलाना से अभी एक मरतबा फिर उनकी मुलाकात हुई है। देखिए, वो तो अपनी कोशिशें जारी रख लेंगे ना, हमेशा कोशिश की है। खरीद फरोख्त का बाजार आम किया है इन लोगों ने। अब ये इतनी ओपन तरीके से तो ये नहीं कह सकते ना कि हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त मौलाना साहब जो हैं वो किसी और रुख में बैठे हैं, कोई और उनका है और वो साथ दे रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, बिकॉज कोई चीज भी कह देना और किसी चीज के बारे में भी अटल रवैया इख्तियार कर लेना इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त नहीं, मगर ये कामयाब नहीं हो पाए अपनी इस वेंचर में, जिसमें ये चाह रहे थे कि जल्द अज जल्द इसको पास करा दें, और अब 10-12 दिन का वक्फा और उसके बाद फिर कहानी। तो उसमें देखिए क्या होता है। अभी बहुत कबल अज़ वक्त है, मगर नाकामी इनका इंतहाई पुरजोश इस्तकबाल करने को बैठी। ऐसा क्यों है कादिर खान मंदोखेल साहब? गजाला सैफी साहब फरमा रही हैं कि ये क्योंकि बहुत ही जल्दी में है और ये चाहते भी थे कि इसको असेंबली फ्लोर पर पेश किए बगैर या डिबेट के बगैर इसको फौरन मंजूर करवा लिया जाए, और हुकूमत का इसमें फ़ायदा है। ऐसी क्या चीज़ है इसके अंदर? क्योंकि जहाँ तक आपने मुझसे गुफ्तगू की और जो मुझे समझ में आया, या जो ये जो एक चीज़ जो हमने देखी है हमारे साथ शेयर हुई है, उसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अभी आपके चैनल से पहले मेरे साथ मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के सिंध के सदर सोमरो साहब मेरे साथ है जी। और उन्होंने ये कहा कि मेरे वालिद का जो कत्ल का केस है वो 11 साल से अभी तक नीचे कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। वो इस चीज पे राजी है कि जो अच्छी अमेंडमेंट है तरामीम में वो होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब वो जो मोहतरमा ने फरमाया है कि आपने जो सवाल किए कि बिलावल साहब फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है, तो ये कह रहे थे कि ये तो लगे हुए खरीद फरोख्त में, तो क्या मौलाना साहब को खरीद रहे या फरोख्त हो रहे?
देखिए आपने सवाल किया मौलाना साहब के मुतालिक उन्हीं बात। अब क्या है, अब वो मौलाना साहब बहुत अच्छे आदमी है इनके नजर में उस वक्त तक। जरा सुनने दो मुझे पूरा। मौलाना साहब बहुत अच्छे आदमी है पीटीआई के नजर में। जिस दिन मौलाना साहब ने ये एग्री कर लिए कि फलां तरामीम होनी चाहिए, उस दिन फिर मौलाना डीजल हो जाएगा, फिर गाली गलौज करने की ब्रिगेड शुरू हो जाएगा। तो आपके सवाल के ऊपर उसने कहा खरीद फरोख्त, क्या मौलाना के पास बिलावल साहब खरीद फरोख्त के लिए गए? वो तो जारी बातें कह रहे कि बाबा डिस्कस करो, बैठो आ जाओ और डिस्कस ही होता है। आपको याद होगा 18वीं तरमीम, जब 18वीं तरमीम आ रही थी तो उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में तमाम पार्टियों के एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने पहले डिस्कस किया रजा रबानी साहब की सरबराही में, और उसके बाद मुतफका तौर पे जाके असेंबली में जमा कर दिया। पहले जमा नहीं हुआ था। और इसीलिए जो खसूसी कमेटी जो खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में, उस पे कल मौलाना साहब बैठे हुए थे, डिबेट शुरू हुआ, लेकिन पीटीआई के लोगों ने इनकार कर दिए वगैरह वगैरह। तो मैं ये समझ रहा हूं कि हर चीज के ऊपर हम ये नहीं कहते हुकूमत जो मनमानी करे आप माने, लेकिन आप डिस्कस तो करें। एक चीज अगर मैदान में आ जाए तो आपके ये फलां गलत है फलां सही है, और उसके बाद जब वो आपके सामने आ जाए और आप उसके ऊपर बैठकर बात कर रहे हैं तो फिर उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। मधुखेल साहब अभी हम ज्वाइन किया है JUIFA के सीनियर रहनुमा है, तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अब्दुल जलील जान साहब, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ, JUI का तर्जुमान हूँ। JUIFA के, जी बिल्कुल। अब्दुल जलील जान साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी तक जो आईनी तरमीम के मामले पर जितनी भी गुफ्तगू चल रही है, जितनी भी मुलाकातें हो रही हैं, मौलाना साहब के पास कुछ इस्लाहात हैं, वो चाहते हैं कि इसके अंदर मजीद कुछ फाइन चीज़ें हैं जो ऐड की जा सकती हैं, वो क्या हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं? इस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई है, कोई चीज़ें जो हैं वो सामने पेश की गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब देखें, हमारा मौक़िफ़ डे वन से यही है कि असम्बली के मेंबरान जो होते हैं, असम्बली आते हैं लेजिस्लेशन के लिए, कानून साजी के लिए। जब कानून साजी के लिए माहौल बनता है तो सबसे पहले कानून साजी के लिए मवाद तैयार करता है मसौदा, वजारत कानून तैयार करता है। वजारत कानून के बाद उसके बाद वो कमेटी में आता है, कमेटी के बाद असेंबली में पेश होता है, असेंबली में पास मुबासा होता है, मेंबरों को तकसीम किया जाता है कि इसमें कुछ कमी और बेशी हो तो वो बताएं। इस वक्त तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि मसौदा किसी के पास नहीं, कोई भी मसौदा लेकर नहीं आ रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा कि मसौदे में है क्या या नहीं है। हमने तो कभी कानून साजी की मुखालफत नहीं की है। जिसकी कानून साजी वो होनी चाहिए जिसमें कौम का मफाद हो, किसी फर्द के मफाद के लिए कानून साजी नहीं होनी चाहिए। हमारे कायद मोहतरम ने असेंबली के फ्लोर पर भी कहा कि हम किसी फर्द वाहिद के लिए कानून साजी नहीं करना चाहते। हमें चाहिए कि हम कानून साजी के हवाले से पूरी असेंबली के मेंबरान को इत्तेमाद में लें, जमातों को इत्तेमाद में लें, लेकिन यहाँ ऐसा अमल नहीं चल रहा। यहाँ पर तो बस कानून को मुसल्लत करने के लिए कोशिश की जा रही है। तो आप जरा प्रोपगंडों से हटकर, सोशल मीडिया के प्रोपगंडों से हटकर, हमें ना कोई मसौदा दिया गया, ना हमें कोई बताया गया, ना हमसे कोई तजावीज मांगी गई, तो हम कैसे बात करेंगे, हम कैसे इस तरह करें? तो आप खुद समझते हैं कि ये सारा सिलसिला जो है चल रहा है, 2-3 दिन से चल रहा है। मौलाना साहब के यहाँ सब लोग आ रहे हैं, तो उनसे सवाल किया जाए कि क्या आप लोगों ने मौलाना साहब की जमात को कोई मसौदा दिया है? अभी तक कोई मसौदा हमें नहीं दिया। अब्दुल जलील जान साहब, अभी थोड़ी देर पहले एक और मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मौलाना साहब से, और उसके अंदर भी अब बाज़गश्त ये है और खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने एक मुजव्वज़ा मुसवदे की बात की है, उनके साथ शेयर किया है। वो जो टाइमलाइन है पूरी वो उनको पता है ऑलरेडी। देखिए वो चीजें नहीं है जिस चीज के आप जिक्र कर रहे हैं। नजीर तारर साहब ने कहा है, आसिफ ने कहा है कि हमारे पास अभी तक मसौदा हमें भी नहीं मिला। ये भी तो एक सवालिया निशान है ना कि जो तमाम जो लोग आ रहे हैं उनके पास मसौदे की अलग-अलग कापियां हैं, एक दूसरे से मिलती भी नहीं है। तो बहरहाल एक मसौदा मुत्तफिका होना चाहिए। अगर इसमें कौम का मफाद है, इदारों का मफाद है, इसमें है तो ये तो जब वो पढ़ेंगे अब्दुल जलील जान साहब, जब वो पढ़ेंगे, जब उनके नज़र से गुजरेगा तो ही वो कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये मुलाकातें हो रही हैं, रूठ रहे हैं, मना रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके पास मौजूद है कोई उसका पेपर में या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन पर डिस्कस कर रहे हैं वो ऑलरेडी। ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे भी मीडिया पर भी ये मौजूद है मुसवदा, उसके बारे में उनसे बात भी हो रही है, वो उसके अंदर अपनी कुछ चेंजेस की भी बात कर रहे हैं। तो ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि उनके पास नहीं है, उनको नहीं पता?
देखिए जो कुछ हमें मीडिया के जरिए मिल रहा है जी तो हमने उस पर तबसरा करना है ना जी। हमें तो कानूनी तौर पे जो देना चाहिए था वो तो नहीं मिला। मीडिया के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, अखबार वाले हमसे पूछ रहे हैं, मीडिया वाले हमसे पूछ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि मौलाना साहब का जो बयान था समझ का वही हमारा मौकफ है। अच्छा। हम उसी मौकफ पे खड़े हैं। हमें ये बताया जा रहा है कि आप जो मसौदा आए उसी पर आप लबैक कहें, तो लबैक वाली बात तो नहीं है ना। हम तो समझते हैं कि हमें मसौदा दें, हम अपनी कानूनी टीम को बिठाएं, अच्छा। वहां से कुछ गलतियां निकालें, उसको उसमें सुकम दूर करें, तभी जाकर हम कहेंगे कि हाँ अब ये एक्सेप्टेबल है। अभी तक तो ना हमें पेश किया गया, ना हमें दावत दी गई कि आप इसमें कोई गलतियां निकालें। हाँ, इसके बाद अगर वो देते हैं और हमारी लीगल टीम बैठती है, हमारी इस वक्त भी मीटिंग जारी है लाहौर इस्लामाबाद में, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग जारी है, उसमें बातचीत चल रही है। लेकिन कम से कम कानून साजी के हवाले से जो प्रोसेस है, मैं समझता हूँ पहले वज़ारत कानून, फिर कमेटी, फिर पार्लियामेंट, फिर अरकान असेंबली, ये प्रोसेस पूरा किया गया है अभी तक। ठीक है अब्दुल जलील जान साहब, हमारे साथ कादिर खान मंदोखेल भी हैं, तो हम खुद उन्हीं से जान लेते हैं कि क्यों अभी तक ये मुसवदा शेयर नहीं किया गया, और अगर इन केस ये शेयर नहीं हुआ तो फिर ये जो मुलाकातें हो रही हैं ये किस बेस पे हो रही हैं। जी मंदोखेल साहब। देखिए, मेरे ख्याल में आपने सवाल वाज़ेह नहीं कहा, और अब्दुल जलील खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उसने बोला कि कानून फर्द वाहिद के लिए नहीं होना चाहिए और मुतफ़क़ा होना चाहिए, और ये मुतफ़क़ा के लिए कोशिश चल रही है। जहां मौलाना साहब के पास पीटीआई वाले भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, नून लीग वाले भी जाते हैं, बाकी सियासतदान भी जाते हैं, तो इसी चीज़ पे मौलाना साहब से जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो ये कहा गया कि आप अपनी तजावीज़ दो किस तरह होना चाहिए। ठीक है। जो हमारा जुडिशल सिस्टम दुनिया में 141 नंबर पे है, यहाँ दादा केस चलाता फाइल करता है तो पोता चलाता है, यहाँ जाके जो वारिस का जो केस है, जहां एक मुफ्ती के पास अगर आप चले जाए और बताए मेरे इतने बहन भाई है, ये मेरे जायदाद है, वो 5 मिनट के अंदर आपको फतवा देगा। मगर अगर आप अदालत चले जाते तो आपकी जूते घिस जाएंगे, वहां पे फैसले नहीं होते। तो इन सारी चीजों के लिए 18वीं तरमीम के तरफ में मौलाना साहब की भी जहां तक मैंने मीडिया में सुनी है कि इस तरह तो होना चाहिए, तो खुद जो बिलावल साहब ने या पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मौलाना साहब से कहा है कि आप अपनी तजावीज़ दे दें। ऐसा भी कोई मसौदा तैयार नहीं हुआ है, इधर उधर बातें हैं, लेकिन सब मिलके ही करें कि आप बताओ क्या होना चाहिए। मेरे जहन में जो बातें 2-4 शुरू में मैंने आपको बता दी है, ठीक ठीक ठीक, कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, ये इस तरह। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के 17 जज है, वो 17 के 17 तो सियासी केस सुन रहे हैं। वो जो 60,000 जो लोगों के केसेस है जिन्होंने जायदादें बेच के वकीलों को फीस दी है या आने जाने के इस्लामाबाद के, वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। आपको मैं शायद नहीं सुना सका, मेरे पास एक केस आया था, एक शख्स को मैंने 28 साल बाद पहली मर्तबा अदालत में पेश कराया और 38 साल बाद उसको मैंने बरी कराया। एक बच्ची जो यहाँ अस्पताल में 23 साल पहले जो न गुम होती है और डीएनए टेस्ट आगा खान अस्पताल से हुआ आया, उसके बावजूद 23 साल चलता रहा। तो आप मुझे बताओ, ऐसी मिसालें तो मुझ नाचीज के पास है, मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये हमारी इदलिया है। और फिर मैं सबसे ज्यादा मेरा एतराज इस बात पे है कि इससे पहले ये अभी तजवीज ये आ रही है कि 5 जजेस जो है ना वो किसी जो वकील है जो जज के लिए काबिल है उसका नाम रिकमेंड करेंगे, लेकिन जो मौजूदा सूरत उसमें फर्द वाहिद यानी सुबह का चीफ जस्टिस का जो मर्जी है अपने चाचे, मामे, बांजे, भतीजे, रिश्तेदार या चैम्बर के लोगों का नाम भेजते और वही जज बनता है। तो आप मुझे बता दो कि ये पहला वाला सिस्टम बेहतर है या अभी जो अगर ये कहे कि 5 सीनियर जज खुद फैसला कर ले, वो नाम भेज दे बजाय फर्द वाहिद का। तो इस टाइप की जो केसेस है या इस टाइप की जो अमेंडमेंट है वो हम चाहते हैं कि मौलाना साहब के साथ मिल, तो ये तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट की अमेंडमेंट्स है ना, ये तो फिर अवामी मुफाद की बात है ना मंदोखेल साहब जो फरमा रहे हैं। तो अब्दुल जलील साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी एक दरख्वास्त जमा करवा रही है और उनका ये कहना है कि इसको गैर आइनी करार दे दें क्योंकि इसमें तो अदलिया के इख्तियारात की तकसीम की बात हो रही है, अदलिया की आज़ादी पर हमला हो रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो शिके मंदोखेल साहब फरमा रहे हैं, जो हमारे सामने बयान कर रहे हैं, वो तो अवामी मुफाद का मामला है, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। सवाल ये है कि अभी मंदोखेल साहब ने ये खुद इतराफ किया है कि मसौदा तो है ही नहीं, मसौदा तो नजर नहीं आ रहा। ये एहतमालात बता रहे हैं कि ये बातें हैं। जब तक मसौदा सामने ना आए, अगर फिर पार्टी हमारे पास आती है या मुस्लिम लीग हमारे पास आती है तो हमसे तजावीज किस जमरे में मांग रही है,
इसी जमरे में मांग रही है। अगर वो तजावीज मांगती है तो हमें पहले अपनी अपनी मसौदा तो पेश करें ना कि हमारा ये है, आप क्या चाहते हैं। ठीक। तो कम से कम हम तो ये समझते हैं ना कि एक चीज मैदान में नहीं आई, मुल्क के सामने पेश कर लें, पार्लियामेंट में पेश कर लें, तो कमेटी में सामने रख लें, अरकान को कापियां दे दें, ताकि अरकान, अभी इन्होंने 10 दिन का गैप दरमियान में दे दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अब भी मौका है कि अगर हम इस मसौदे को नशर कर लें कौम के सामने, अवाम के सामने, या पार्टियों के सामने, या मेंबर्स को बता दें, और वो अपनी तजावीज पेश करती हैं, हम भी तजावीज दे देंगे, वो भी दे देंगे। जब तक हमारे सामने एक चीज पड़ी ना हो तो हम किस बारे में क्या तजावीज देंगे, आप समझते हैं। तो एक चीज है ही नहीं दरमियान में, मतलब खैर से भी कह रहे हैं कि मसौदा कुछ नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये चीजें हैं, ये भी कहते हैं मेरा ख्याल है, लेकिन जिस चीज से कयास कर रहे हैं तो शायद वो हो या ना हो, ये तो मसौदा देख कर ही पता चलता। ठीक है, लेकिन अगर मसौदा शेयर हो जाता है अब्दुल जलील साहब, और वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मौलाना साहब की पसंद की हैं, या वो उसके अंदर अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, मज़ीद इस्लाहात है, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो उसके अंदर पुट करेंगे, राइट। और उसके बाद तो उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे, वो फिर हुकूमत के साथ चले जाएंगे, उनके साथ हामी भर के, और फिर सारे के सारे मामला तो बड़ी आसानी से सेटल डाउन हो जाएंगे। नहीं, ऐसा आपकी गलतफहमी है कि आप कह रहे हैं कि इस तरह होगा, वो हुकूमत में चले जाएंगे। हमें मसौदा मिला और हमने उसमें तजावीज रख ली और हमारी तजावीज भी मंजूर कर ली गई, इसके बाद भी हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। अच्छा। हमने फैसला किया कि हम अपोजिशन में हैं। अगर कानून साजी में कोई कानून अच्छा आता है इस्लाहात के हवाले से तो हम डेफिनेटली उसकी हिमायत करेंगे, और कोई कानून मुतसादिम होता है आईन और पार्लियामेंट से, या इस तरह बात होती है जो आवाम के मफाद में न हो, इदारों के मफाद में न हो, तो उस कानून की मुखालफत करना हमारा जमहूरी हक है। ठीक है अब्दुल जलील साहब, लेकिन आपने जो भी बात फरमाई ना अभी बड़ी इंपॉर्टेंट, कि फिर भी उसके बाद भी हमारा हुकूमती बेंचेस में बैठने का कोई इरादा नहीं है, तो उसकी क्या बड़ी वजह है, क्यों मौलाना साहब नई हुकूमत के साथ बैठना चाहते? तो हमें जरूरत क्या है, हमने जब एक मौका इख्तियार किया है कि हमने नहीं बैठना, तो फिर हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है कि आप बैठे। आप मीडिया वाले भी हम पे यही सवाल करते हैं, तो फिर कल यही मीडिया वाले हमें कहेंगे कि कल इन्होंने कहा था कि नहीं बैठेंगे, आज बैठ गए। नहीं, तो फिर हुकूमत के पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि वो इस चीज में बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं आप बैठ जाएंगे, ऐसे कोई चांसेस, ऐसे कोई रास्ता निकल आएगा कोई ना कोई। जरदारी साहब भी आपको पता है कि मुफाहमत के बादशाह हैं और वो बना लेते हैं कोई ना कोई रास्ता। जी ठीक है, मुफाहमत के बादशाह सब हैं, लेकिन मौलाना साहब की सियासत दलील की सियासत होती है, फरासत और बड़ी दूरअंदेशी के साथ सियासत करते हैं। वो जो फैसला करते हैं वो उसका पर्सनली फैसला नहीं होता, बल्कि जमात का फैसला होता है, शूरा का फैसला होता है। तो उन्होंने बाकायदा शूरा से हिदायत देकर ये इस किस्म की बातें करते हैं। जहाँ तक आपकी बात का ताल्लुक है, तो जरूरी तो नहीं है कि हम हुकूमत में शामिल होकर कानून साजी में हिस्सा लेंगे। कानून साजी अगर मुल्क के मफाद में होगी, कानून साजी अगर इदारों के मफाद में होगी, तो हम बगैर हुकूमत के भी हुकूमत से ताउन कर सकते हैं। लेकिन अगर कानून साजी हुकूमत के खिलाफ होगी, अदारों के खिलाफ होगी, उसके इस्लाहात के खिलाफ होगी, तो हुकूमत में बैठ कर भी हमने मुखालफत की है, हुकूमत में बैठ कर भी हमने मुखालफत की है और करते रहेंगे। अब अगर हम हुकूमत से बाहर हैं, तो हम अगर इस्लाहात, हमारी इस्लाहात पर अमल दरामद किया भी जाता है, तो ये बाहर बैठ कर भी तो इस पर हम पेश कर सकते हैं। अंदर बैठ कर तो खास तो मतलब नहीं होता कि मुना अंदर बैठ कर पेश करे तो वो एक्सेप्टेबल है, बाहर बैठ कर पेश करे तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो तो आपका बिल्कुल राइट है ना अब्दुल जलील जान साहब, लेकिन ये फरमा दीजिए कि क्या मौलाना साहब को कहीं से कोई कॉल वॉल भी करवाई गई है, क्योंकि ये बातें भी बड़ी ज़ेर गर्दिश हैं और जिस पर मौलाना साहब नाराज भी हैं। किसी मुल्क ने कॉल की है, कहीं से कॉल हुई है, ऐसी भी कोई चीज़ है, इसकी कोई आप कंफर्मेशन कर सकते हैं? ऐसी कोई बात हमारी नॉलेज भी नहीं है। अच्छा, हमने सुनी है। अच्छा ठीक है, हामिद मीर साहब ये फरमा रहे थे, हामिद मीर साहब ये फरमा रहे थे, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। तो मंदोखेल साहब की तरफ जाती हूँ। मंदोखेल साहब, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है ना, हुकूमत इस तरमीम को क्यों खुफिया रखना चाहती है और क्यों इतने ज़्यादा डिलेइंग टैक्टिक्स कह लेंगे, एक मरतबा फिर पुट करके उसको वापस लेना, फिर 10-12 दिन का गैप लेना। आपके ख्याल में कुछ ऐसी चीज़ें तो होंगी जिनके ऊपर दोबारा से गौर व गौस करने की कोशिश की जा रही है, या उनको थोड़ा सा चेंज करने की, मॉडिफाई करने की कोशिश हो रही है? नहीं, पहली बात तो ये कि मौलाना गफूर इदरी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि हमें सोचने का टाइम दिए। अच्छा। तो यकीनन हुकूमत ने, क्योंकि वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर भी जा रहे हैं,
और कल 12 बिलावल भी है, तो इस हवाले से उनको सोचने का टाइम दिया है। और मैं ये समझ रहा हूँ अब्दुल जलील साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मुल्क की मफाद में हुआ तो हम कानून साजी में हिस्सा लेंगे, और मुझे यकीन है कि अगर मुल्क के मफाद में हुआ और जमीयत की शोरा ने फैसला किया है कि हुकूमत में शामिल होंगे, तो ये हुकूमत में भी शामिल होंगे अगर मुल्क के मफाद में हुआ या शोरा ने फैसला किया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सियासी 1 दर्जन से ज़्यादा मौलाना साहब के साथ जो मुलाकातें हुई है मुख्तलिफ वफूद के मुख्तलिफ सियासी लोगों के, तो यकीनन जो है ना वो डिस्कस बगैर मसौदा की भी डिस्कस हो गई होगी। जो चंद बातें मैंने आपके सामने रखी एज ए कानून के तालिब इल्म, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो मुल्क के अंदर जो फरसुदा निज़ाम है या जो अंग्रेज के दौर का जो कानून हमारे मुल्क में चल रहा है, जहां किसी को 50-50 साल तक इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए यकीनन जो ना मौलाना साहब भी एग्री होंगे, पीपल्स पार्टी भी एग्री होंगे कि उसके ऊपर डिबेट किया जाए। अगर एक शख्स में न मानो वाली बात कर ले, मैं तो पीटीआई से इतना उम्मीद भी नहीं रख रहा हूँ कि अगर इस मसौदे में ये कहा जाए कि पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है, ये भी अमेंडमेंट शामिल है, तो उसको भी इनकार करें, नहीं जी पहले हमारे खान को रिहा करो फिर हम हाँ करेंगे, तो वो पीटीआई से तो बात करना बेकार है। अच्छा। और यकीनन मौलाना साहब की पार्टी हो गई या दूसरी छोटी मोटी पार्टियां हैं या मेंगल साहब की पार्टी है, ये कैसे पार्टी है, ऐसे वो है जो एक जमाना है उनकी सियासत में गुजरी है, तो यकीनन वो देखेंगे जहां मुल्क के मुफाद में कोई अमेंडमेंट हो। तो आपका क्या ख्याल है, अगर मुल्क के मुफाद में ना हो तो पीपल्स पार्टी साथ देगी? कभी भी नहीं देगी। पीपल्स पार्टी भी उन अमेंडमेंट्स के साथ देगी जहां मुल्क के मुफाद में हो, और जो दादा केस करे और पोता ना चलाए वो ना करे। ऑलरेडी एक कानून हमारे मुल्क में मौजूद है 1997 का, इंसदाद दहशतगर्दी का। नवाज शरीफ साहब के दौर में एक कानून इंट्रोड्यूस में ये कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर फैसला हो, चाहे बरी हो या सजा हो, तो उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है, और फिर जजेस की जो तादाद है उसको क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। तनख्वाह तो हुकूमत ने देनी। मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने तजवीज दी थी असम्बली के फ्लोर पे कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं होना चाहिए, 40-50 होने चाहिए, सिंध हाई कोर्ट की 40 जज है 200 होने चाहिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जजेस की तादाद बढ़ने से जो केसेस है वो स्पीडी ट्रायल में आएंगे, जल्दी निपटाए जाएंगे। अभी इलेक्शन कमीशन में जो मेरा मुस्तफा कमाल के खिलाफ केस चल रहा है यहाँ पे 242 में, तो मैंने जज साहब से कहा कि उस कानून में तो मैं खुद मौजूद था, हमने पास किया है कि ट्रिब्यूनल जो है 1 हफ्ते के 6 महीने के अंदर फैसला करेंगे। तो जज साहब ने जवाब क्या दिए, फिर हमें कोई और केस ना दे, यही हम चलाएंगे। तो मैंने कहा ये तो आप सोचे, कानून तो मौजूद है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर स्पीडी ट्रायल के लिए कवानीन में तरामीम की जाए, हम आपकी बात समझ गए। थैंक यू सो मच। कादिर खान खेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल जलील जान साहब JUIFA से हमारे साथ मौजूद थे, और आज के शो में हमने बात की आईनी तरमीम के मामले पर, जिसके ऊपर हुकूमत ने अभी तो ब्रेक ली है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखेंगे कि मुलाकातें होती रहेंगी। जिस तरह से अभी बिलावल साहब की मुलाकात हुई है मौलाना से, और बात यही हो रही है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट का मामला होगा और अगर वो तरमीम होंगी जो हुकूमत के मुल्क के अवाम के मुफाद में है, तो उस पर JUIFA आसानी से बैठ जाएगी हुकूमत के साथ, लेकिन फिर भी हुकूमती बेंचों का हिस्सा नहीं होगी। लेकिन आने वाले दिनों में ये पिक्चर ज्यादा क्लियर तरीके से हमारे सामने आएगी। अब इस ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि अब हुकूमत अपनी कुछ स्ट्रेटजी को चेंज करती है या फिर इस मुसब्बदे को ज्यादा लोगों तक पहुंचाती है, और उसके बाद एक अगर डिबेट हो जाती है, इसके ऊपर एक कमेटी तश्कील पाती है, तो ज्यादा अच्छे तरीके से हम इन चीजों को देखेंगे कि असेंबली फ्लोर पर आ रही है और वो आसानी से पास करवाने में कामयाब भी हो जाएंगी। शो का वक्त खत्म हुआ है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।